हेलो 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 हेलो। वेरी गुड इवनिंग भाई। सीना तान चले मान चले सलाम माँ तुझे सलाम। वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे भिंडी मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? शिवम डर लग रहा है, कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है, टेंशन मत लो बिल्कुल। जय हिंद वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम। क्या बात है? चले हाँ जी, वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। जय हिंद, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दी। की हाल चाल? चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर जी। समय बहुत जल्दी बीत गया। अरे समय समय भाग रहा है, भाग, देखो पकड़ 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 पकड़, देखो समय भाग रहा है। ओ माय गॉड, समय चला गया। टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज रनिंग आउट। टाइम तो भाग रहा है, तो आपको भी उसके साथ काम करना है ना, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। चलो फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब हमारी ऑलमोस्ट जीएसटी के प्रैक्टिस सेशन की सेकंड लास्ट क्लास है। मतलब सेकंड लास्ट क्लास का मतलब जो भी बचे हुए चैप्टर हैं उसमें से कुछ चैप्टर आज हमें करने हैं, कुछ चैप्टर कल हमें करने हैं। उसके बाद फिर चैप्टर तो हमारे सारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम करेंगे जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन, ठीक है? तो 5 से 6 क्लास जो हैं वो हम जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन पे लगाएंगे। उससे ऑलमोस्ट तुम्हारा पूरा का पूरा जीएसटी अच्छे तरीके से दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी? चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। आ जाओ सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। अब आज वाली क्लास में आपको मैंने कौन कौन से चैप्टर दिए थे जी? आज वाली क्लास में आपको मैंने 3 चैप्टर दिए थे। एक तो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर दिया था, और एक रिटर्न वाला चैप्टर दिया था, और एक टीडीएस और टीसीएस वाला मैंने आपको चैप्टर दिया था। तो ये 3 चैप्टर मैंने आपको दिए थे जी, ठीक है ना? ये 3 चैप्टर मैंने आपको दिए थे। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के, ठीक है? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। सबसे पहला क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे फटाफट से उसका आंसर दें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या मांगा है जी? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको बतानी है इफेक्टिव डेट। अच्छा, इफेक्टिव डेट हम 2 तरीके से निकालते हैं, याद करो। एक तो इफेक्टिव डेट निकालने का तरीका होता है कि अगर मैंने लाइबल होने के विद इन 30 डेज में अप्लाई कर दिया, फिर तो इफेक्टिव बनते हैं लाइबल से। और अगर मैंने लाइबल होने के 30 दिन में अप्लाई नहीं किया, फिर इफेक्टिव बनते हैं जब से मुझे सर्टिफिकेट मिला। और अगर मैंने अपनी मर्जी से अप्लाई कर दिया तो भी जब मुझे सर्टिफिकेट मिला तब से इफेक्टिव बनेगा जी। अब अगर पहले केस की बात करता हूं, पहले केस में आप 1 सितंबर को लाइबल हुए। अब 1 सितंबर को तुम्हारी लिमिट क्रॉस हुई है, आपने एप्लीकेशन डाल दी 20 सितंबर को, तो विद इन 30 डेज डाली है। अब अगर एप्लीकेशन विद इन 30 डेज डाली है और आरसी मिली 25 सितंबर को, तो इफेक्टिव जो बनेगा वो 1 सितंबर से बनेगा। बस ये पर ध्यान दो, ये हमारा पहला पॉइंट आ रहा है जी, ठीक है? ये हमारा पहला पॉइंट आ रहा है। सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट कह रहा है जी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुई है 20 लाख रुपए 25 अक्टूबर को, बट आपने एप्लीकेशन डाली है 27 नवंबर को, तो एप्लीकेशन आपने 30 दिन के बाद डाली है। अब अगर एप्लीकेशन 30 दिन के बाद डाली है और आरसी मिला 5 दिसंबर को, तो इफेक्टिव जो बनेगा वो 5 दिसंबर से बनेगा। तो ये पहले 2 क्वेश्चन थे जी,
ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, उठाने पड़े, गिरे हुए क्वेश्चन है, बट फिर कह रहा हूं पहले आपको प्रोविजन लिख के आना है, फिर प्रोविजन के बाद ही आप आंसर दे के आओगे, बिना प्रोविजन के आपने आंसर नहीं लिख के आना है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है सर, प्रोविजन क्या लिखेंगे, ये जो मैंने क्या बोला कि लाइबल होने के विद इन 30 डेज में अप्लाई करोगे तो इफेक्टिव बनोगे लाइबल से, लाइबल होने के विद इन 30 डेज में अप्लाई नहीं करोगे तो इफेक्टिव बनेगा आरसी से। तो यही प्रोविजन लिख के आना है, उसके बेस पे अपने आंसर दे के आना है। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो। हाँ, हर्ष बताएगा पेपर में क्या आता है भाई। हर्ष कह रहा है दोस्तों ये सब नहीं आता, तो हर्ष बताएगा, हर्ष पेपर लीक करेगा जी आज, हर्ष पेपर लीक करेगा। हर्ष इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट की तरफ से है, तो हर्ष पूरे सारे क्वेश्चन बताएगा। हर्ष सारे क्वेश्चन बताओ फटाफट से, पेपर में क्या क्या आएगा, क्योंकि हर्ष से पूछ के ही पेपर बनता है। चलो आओ जी, फटाफट से आओ जी। वो कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। अब बताओ इनमें से कौन सी सप्लाई लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है और कौन सी सप्लाई जो है वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है। अब चेक करो, पहला वो क्या कह रहा है, कह रहा है एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे सेक्शन नंबर 21, हाँ जी सारे के सारे बच्चे सेक्शन नंबर 22, 23, 24, एक हमने 24 किया था रजिस्ट्रेशन में, जहां पर मैंने कहा था कि मैंडेटरी करवाना होता है। अब चेक करो 24 के अंदर एक एजेंट कवर था, याद है 24 में एजेंट कवर था। तो एजेंट क्या बोलता है कि भैया एजेंट वाले केस में करवाना कंपलसरी होता है, चाहे तुम्हारी लिमिट जितनी मर्जी हो, चाहे तुम्हारी लिमिट जितनी मर्जी हो, हर केस में करवाना कंपलसरी है। तो एजेंट है 24 में कवर है, तो 24 में कवर है तो इसे करवाना कंपलसरी है, चाहे इसकी लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो या ना हो। ठीक है सर, मैंने तो मैसेज डिलीट कर दिया था, फिर आपको मैसेज, जो बच्चा डिलीट कर देता है ना उसके मैसेज हमें दिखते हैं, जो ओनर होता है ना, मतलब जो जिसका यूट्यूब चैनल है उसको सारे मैसेज दिखते हैं। ठीक है, तो तुमने एक और मैसेज और भी लिखा था, वो मैं बोल के सुना नहीं सकता पूरी जनता को, जो तुमने मैसेज लिखा था, ठीक है, वो तुम अब सोच लो कि तुमने क्या लिखा था। इधर देखो ध्यान से, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट ओनली एंगेज इन द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस ऑफ आउट ऑफ कल्टीवेशन आउट ऑफ लैंड एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बट मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब अगर एग्रीकल्चरिस्ट की बात कर रहा हूं, हाँ जी एग्रीकल्चरिस्ट क्या सेक्शन 23 में कवर होते हैं जी? एग्रीकल्चरिस्ट क्या सेक्शन 23 में कवर होते हैं? जल्दी बोलो, 23 में कवर होते हैं, बिल्कुल कवर होते हैं। अब अगर उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो क्या उसे करवाना पड़ेगा? नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप 23 में कवर हो जाते हो आप लाइबल ही नहीं हो, आप लाइबल ही नहीं हो, चाहे आपकी टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, फिर भी आप लाइबल यहां पे नहीं बनोगे। तो इस केस में लाइबल नहीं बनोगे और इस केस में तुम्हें मैंडेटरी करवाना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो कह रहे हैं प्योर ऑयल दिल्ली हैज सप्लाई मशीन ऑयल ऑन हाई स्पीड डीजल इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज पर द डिटेल गिवन इन बिलो प्योर ऑयल इज नॉट येट रजिस्टर्ड। अभी प्योर ऑयल जो है ना वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसने सप्लाई की है मशीन ऑयल की दिल्ली में 15 लाख की, सप्लाई हाई स्पीड डीजल दिल्ली में 10 लाख की, फिर सप्लाई मशीन ऑयल की बाय प्योर ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब, वो 10 लाख रुपए की है। ठीक है, अब वो कह रहा है बताओ जी, द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी डिटरमाइन वेदर प्योर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगर वो सप्लाई कर रहा है मशीन ऑयल की, तो मशीन ऑयल गुड्स वाली कैटेगरी में कवर है। अब अगर मशीन ऑयल गुड्स वाली कैटेगरी में कवर है तो गुड्स वाली कैटेगरी में नॉर्मली 40 लाख रुपए की लिमिट निकल के आती है। कितनी लिमिट निकल के आती है? 40 लाख। अरे जब मैं टर्नओवर निकालता हूं, सारे बच्चे आंसर देना, जब मैं टर्नओवर निकालता हूं तो क्या टर्नओवर में ओनली टैक्सेबल टर्नओवर लेते हैं? नहीं, याद करो मैंने कहा था जब तुम रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर निकालते हो तो सेम
कॉम्पोजिशन लेवी में जो तुम टर्नओवर निकालते हो सेम यहां पर भी निकालते हो। मतलब चाहे वो एग्जम्प्टेड हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो, चाहे वो इंटर स्टेट हो, चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाली हो, चाहे रिवर्स चार्ज वाली हो, सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई हमें लेके चलनी पड़ती है। हमें क्या नहीं लेना होता, हमें इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली नहीं लेनी होती। उसके बाद फिर हमें जो जीएसटी और सेस है वो नहीं लेना होता। इंटरेस्ट और डिस्काउंट इस टर्नओवर में आता है। गलती से इंटरेस्ट और डिस्काउंट मत बोल देना, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जब टर्नओवर निकालते हैं उसमें इंटरेस्ट डिस्काउंट नहीं आता, जब रजिस्ट्रेशन वाले टर्नओवर निकालते हैं उसमें इंटरेस्ट और डिस्काउंट आता है। बस ये बात ध्यान दो जी। अब एक बार मेरे को सारे के सारे बच्चे यहां पे देख लो जी, 15 और 10 25 और 10 35 लाख रुपए की टर्नओवर है। अब अगर 35 देखो, उसने पहले पूरा प्रोविजन लिखा है, आप चेक कर रहे हो, उसने पहले पूरा प्रोविजन लिखा कि कहां 10 लाख की लिमिट है, कहां 20 लाख की लिमिट है, कहां 40 लाख की लिमिट है। फिर उसने क्या बोला, फिर एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं, चेक करो प्रोविजन कितना लंबा चौड़ा लिखा है। फिर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है। फिर उसने निकाली 35 लाख रुपए की टर्नओवर, उसने बोला वो 40 लाख तक है, इसलिए जो है वो लाइबल नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। और हम आंसर क्या दे रहे हैं, नोट लाइबल। आंसर क्या दे रहे हैं, नोट लाइबल। हमारा आंसर देख लो कितना है, नोट लाइबल। अब वो आंसर कितना बड़ा लिख रहा है तब जाके उसको 5 नंबर मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। नोट लाइबल लिखने के 5 नंबर नहीं मिल रहे, उसने पहले पूरा सेक्शन 22 एक्सप्लेन किया कि कहां 10 लाख की लिमिट है, कहां 20 लाख की लिमिट है, कहां 40 लाख की लिमिट है। फिर एग्रीगेट टर्नओवर में कंप्यूटेशन में क्या क्या आएगा, फिर उसके बेस पे उसने आंसर दिया कि टर्नओवर इतनी बन रही है इसलिए वो लाइबल नहीं है। रीजन क्योंकि 40 लाख तक की टर्नओवर है। और हम जो आंसर लिख के आ रहे हैं, हम आंसर लिख के आ रहे हैं कि नहीं बस नोट लाइबल या लाइबल, हम इतना आंसर लिख के आ रहे हैं जी। सर इतना प्रोविजन तो इररेलीवेंट है। अब ये तुम आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना रेलिवेंट है इररेलीवेंट है। मेरे बच्चे 5 नंबर के क्वेश्चन में, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन में तुम क्या बस 35 लाख की टर्नओवर दिखा के आ जाओगे और फिर तुम यहां पे लिख के आओगे नोट लाइबल। उसको ये नहीं बताओगे नोट लाइबल क्यों। सर नोट लाइबल इसलिए क्योंकि टर्नओवर 40 लाख नहीं है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना 40 लाख की लिमिट होती है, तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा 40 लाख की लिमिट कहां पे होती है। उसके बेस पे तो आंसर देख के आओगे ना। क्या बात मेरे समझ में आ रही है। सर डीजल पे जीएसटी, बिल्कुल सही बात है, डीजल पे जीएसटी नहीं लगता। मैंने कब कहा डीजल पे लगता है, मैं तो डीजल को उसके टर्नओवर में इंक्लूड किया है। मशीन ऑयल पे जीएसटी है, डीजल पे तो मैंने लगाया ही नहीं है। डीजल नॉन टैक्सेबल है, बट नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी टर्नओवर में तो आती है ना। ये मैंने क्या निकाली है टर्नओवर की, वो लायबल है या नहीं है। लायबल होने के बाद वो उसी पे जीएसटी पे करेगा जिस पे जीएसटी लगेगा। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो डीजल पे करेगा, ठीक है ना। डीजल नॉन टैक्सेबल है, बट जब टर्नओवर निकालेंगे तो टर्नओवर में एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं और एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ये भी टर्नओवर आएगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सर वो इंटरस्टेट क्या कह रहे हो यहां पे, इंट्रास्टेट होती है तब ही देखते हैं, तब ही देखते हैं। तो कहां वो कर रहा है जी, कहां वो कर रहा है, कहां वो कर रहा है? उसने कहां पे इंटरस्टेट सप्लाई की है? उसने तो सामान दूसरी स्टेट से मंगाया है, उसने बेचा थोड़ा है। उसने सामान जो है कहां पे, प्योर ऑयल जो है, अबे नालायक, प्योर ऑयल जो है उसने क्या किया, फ्रॉम इट्स ब्रांच, उसने वहां से सामान मंगाया भाई। उसने क्या किया, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड बाय प्योर ऑयल फ्रॉम, उसने वहां से। अब यहां पे वो थोड़ा सप्लाई, वो तो उसकी ब्रांच में सप्लाई कर रहा है। आप समझो ना मेरी बात। अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा होता अपनी ब्रांच से तो बात एक अलग होती। आप पूरे लाइन पढ़ो, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड बाय प्योर ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब। तो वो एक्चुअल में सप्लाई तो उसकी होगी ना, मतलब वहां से वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में मेरी काउंट होगी क्योंकि मेरी टर्नओवर में सारी टर्नओवर काउंट होती है। मैं दोबारा बोल दूं, मेरी टर्नओवर में सारी टर्नओवर काउंट होती है, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे आंसर दो फटाफट से। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे आंसर दो फटाफट से, और मुझे जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम मत लगाओ, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एग्जामिन वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू बी गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अब पहले केस में बात कर रहा है, पहला केस कह रहा है राघव ऑफ आसाम। राघव आसाम क्या है, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट, और उसकी टर्नओवर जो है करंट फाइनेंशियल ईयर में आसाम से 33 लाख रुपए की है। ही हैज अनदर शोरूम इन त्रिपुरा विद ए टर्नओवर 11 लाख रुपए इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। बताओ क्या होगा जी, जल्दी बोलो, बताओ क्या होगा। लाइबल होगा नहीं होगा? बिल्कुल लाइबल होगा।
अब सोच के बताना, एक आसाम में, एक त्रिपुरा में, एक नॉर्मल स्टेट में, एक स्पेशल स्टेट में। आपको मैंने पहले भी कहा था नॉर्मल स्टेट में होगा, स्पेशल स्टेट में होगा तो लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख। अब लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख, तो एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो उससे ज्यादा है, तो ये पर्सन जो है ये लायबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, ये पर्सन लायबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। सेकंड वो कह रहा है पुलकित ऑफ पंजिंग गोवा इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ शूज, हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर 22 लाख रुपए की है। अब सारे बच्चे बोलो गोवा में वो शूज की सप्लाई कर रहा है। अब शूज गुड्स है तो गोवा वाले केस में 40 लाख रुपए की लिमिट है और यहां पे कितना है 22 लाख रुपए, तो 40 लाख तक है तो वो लाइबल बनेगा, नॉट लाइबल बनेगा। तो इस केस में 40 लाख की लिमिट है, इसके टर्नओवर 22 लाख है, तो नॉट लाइबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा जी, ठीक है। नॉट लाइबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो हर्षित है, हिमाचल प्रदेश है, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। अब याद करो पान मसाला वाले केस में, हाँ जी, पान मसाला केस में, पान मसाला वाले केस में लाइबल बनेगा नहीं बनेगा? यस बनेगा। बट पान मसाला वाला केस में मैंने कहा था 20 लाख रुपए की लिमिट होती है, 40 लाख की लिमिट नहीं है। पान मसाला गुड्स है, बट अब याद करो मैंने कहा 7 स्पेसिफाइड गुड्स ऐसे हैं जहां पर 20 लाख रुपए की लिमिट है। अब पान मसाला वाले केस में 20 लाख की लिमिट है, टर्नओवर कितनी है 24 लाख, तो 20 लाख से ऊपर है, इस वाले केस में वो क्या बन जाएगा? लाइबल बन जाएगा रजिस्ट्रेशन के। बस ये पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, जबरदस्त, चलो ग्रेट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहां पे देखो री, पहले उसने प्रोविजन एक्सप्लेन की है, फिर प्रोविजन एक्सप्लेन करने के बाद उसने इन तीनों का आंसर दिया। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब यहां पे अब सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लो, ये होमवर्क है जी। ये क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना। होमवर्क का मतलब होमवर्क मत छोड़ देना, जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पे अगर आप चेक करोगे इसमें 2 पार्ट हैं, उसके अंदर 3 पार्ट थे, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, तो आपने होमवर्क के रूप में करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। वो कह रहा है इज देयर ए प्रोविजन फॉर ए पर्सन टू गेट हिमसेल्फ वॉलंटली रजिस्टर्ड थ्रू ही मे नॉट बी लायबल पे जीएसटी। बताओ क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? कह रहे कोई जीएसटी में ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जिसमें वो अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? बिल्कुल कर सकता है। याद करो सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 3 जो है वो हमारा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का है जी, वो हमारा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का है, ठीक है। तो उसमें वो करवा सकता है, चाहे उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई पर्सन अपनी मर्जी से अगर करवाना चाहता है बिल्कुल करवा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। सेक्शन 25 सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 2 नहीं, सब सेक्शन 3, प्रिया सब सेक्शन 3। बट अगर तुम्हें सब सेक्शन याद नहीं है ना, तुम सेक्शन नंबर भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आओ जी, फिर यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कह रहा है व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड टू ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब बताओ, अब जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, हेलो भाई साहब इधर, ओए सुनो, होमवर्क का क्वेश्चन बता दो। अभी तो बताया, 3 बार बोला, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो तो यहां पे सुनो जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है? सीटीपी और एनआरटीपी। बताओ 90 दिन का होता है जी, 90 दिन का होता है। और अगर आपको 90 दिन में मतलब 90 दिन से एक्सटेंशन चाहिए तो 90 डेज का एक्सटेंशन तुम्हें और मिल सकती है, तो 90 प्लस में 90 डेज का एक्सटेंशन और मिलेगी। अच्छा वैसे एक्चुअल में कितने दिन के लिए मिलता है? जितने दिन का आप बोलोगे वो और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। फिर अगर तुम्हें और लेना है तो 90 डेज का एक्सटेंशन तुम्हें और मिल सकता है, तो मैक्सिमम 180 डेज तक की आपकी वैलिडिटी जो है वो रजिस्ट्रेशन की है। बस ये पर ध्यान दो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वही बात यहां पे लिखी है 90 डेज, और फिर एक्सटेंशन जो मिलेगा वो 90 दिन का और मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, कह रहा है डज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इंपोज एनी टैक्स ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज सो कैंसल्ड। बताओ जी क्या कोई ऑब्लिगेशन है? बिल्कुल ऑब्लिगेशन है। अब एक बात मेरे को बताओ, जब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया, जब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया तो जितना भी उसका बचा हुआ स्टॉक है, क्या उसको उस स्टॉक का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? बिल्कुल रिवर्स करना पड़ेगा। याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था, जब तुम अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जाते हो तो बचे हुए स्टॉक का आईटीसी मिलता है,
और जब रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड वाली कैटेगरी में जा रहे हो तो जो तुम्हारा बैलेंस स्टॉक है क्या उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, बिल्कुल रिवर्स करना पड़ेगा। और जब तुम्हारी आरसी कैंसिल होगी उसके बाद तुम्हें फाइनल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। कितने टाइम के अंदर? विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर, उसके 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें फाइनल रिटर्न भरनी है। बस ये पर ध्यान दो। तो भैया ऑब्वियस जितने भी आपका कहते हैं ना भूल चूक लेनी देनी, जैसे हमारे नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, भूल चूक लेनी देनी, मतलब जो भी तुम्हारा बैलेंस होगा ना वो बैलेंस तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 22 ये तुम पढ़ो और सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 का मुझे आंसर देंगे जी। सारे के सारे बच्चे 22 का मुझे फटाफट से आंसर दो जी। हाँ जी, 22 का आंसर क्या निकल के आ रहा है? सर आपने सैलरी नहीं कराया, आप एक बार यूट्यूब चेक करें। नालायक, 8 घंटे की क्लास सैलरी की डली हुई है। चलो फटाफट से बताओ जी, मेरे को जल्दी बताओ यार। पहले केस में वो कह रहा है नॉन रेजिडेंट है, विश टू प्रोवाइड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया, ही सीक योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, व्हेन शैल ही अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। बताओ कब उसे अप्लाई करना पड़ेगा? तो 5 डेज प्रायर उसको अप्लाई करना है। 5 डेज प्रायर उसको अप्लाई करना है। दूसरा, इज पैन मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन? आंसर इज नो, पैन कार्ड उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। पैन कार्ड क्योंकि उसके पास पैन कार्ड होगा ही नहीं, तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं है, तो पैन कार्ड के लिए यहां पे जरूरी नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी? अब कितने दिन के लिए वैलिड होगा? 90 डेज, और 90 डेज का एक्सटेंशन उसको और मिलेगा, तो 90 प्लस में 90। फिर विल बी एबल टू एक्सटेंड द वैलिडिटी? यस 90 डेज, तो कितने दिन के लिए एक्सटेंड करेगा? 90 दिन के लिए वो एक्सटेंड कर सकता है। बताओ, 4 पार्ट हैं और ये 4 पार्ट तुम्हारे एग्जाम में 4 नंबर के बन सकते हैं। ये 4 पार्ट तुम्हारे एग्जाम में 4 नंबर के बन सकते हैं। बस ये पर ध्यान दो। असल में एक बार सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा, मेरे बच्चे यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उसके बाद देखो अगला बताओ। अब बताओ, पहले तो वो कह रहा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है, तो पहले तुम सीटीपी के बारे में डिफाइन करो कि सीटीपी कौन है। फिर कैन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिट स्कीम? आंसर इज नो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ही नहीं सकता। फिर व्हेन इज द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लाइबल? कब लाइबल होगा? 5 दिन पहले, सेम वही केस आएगा। वैलिडिटी क्या होगी? 90 दिन की। क्या वो एक्सटेंड हो सकती है? यस। कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए। मतलब ये 3 क्वेश्चन तो सेम ही है, ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चन अलग हैं। मतलब ऊपर वाले 2 क्वेश्चन अलग हैं और नीचे वाले 3 क्वेश्चन तो सेम ही हैं जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहां पे ये उसके आंसर यहां पे दिए हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो और मुझे आंसर दो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर दो। ये लो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ के मुझे आंसर दो फटाफट से, जल्दी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना जी। ये जो बच्चे अपनी कहानियां लिख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सबसे बेटर ये है कि अगर वो क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है ना, अगर वो क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरे बच्चे बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, फटाफट से बोलो जी। क्या उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? जल्दी बताओ जी, क्या करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा? फटाफट से बताओ जी, क्या करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? बिल्कुल करवाना पड़ेगा जी। 31 मेरे ख्याल से कितने टाइम तक, वो 31 दिसंबर तक वो एग्जम्प्टेड था। उसके बाद उसने 1 जनवरी से यहाँ पे उसने क्या किया, एग्जम्पशन अवेलेबल जो थे वो विड्रॉ हो गई, और उसके बाद उसने 42 लाख रुपए की टर्नओवर की है।
अब अगर 42 लाख रुपए की टर्नओवर जो उसने की है 9 मंथ एंडेड 31 42 लाख, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं ओपिनियन दैट डज नॉट रिक्वायर टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। क्या वो सही कह रहा है गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम टर्नओवर लेके चलते हैं ना तो टर्नओवर में एग्रीगेट टर्नओवर आती है, उसमें एग्जम्प्टेड टर्नओवर भी आती है, टैक्सेबल टर्नओवर भी आती है। अब अगर एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल अगर मैं दोनों कंप्लीट करूंगा तो 40 लाख से ऊपर की हो चुकी है, तो इस पर्सन को जब से वो लायबल हुआ 1 जनवरी से उसके 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। उसके 30 दिन के अंदर, भाई माना वो दिसंबर तक एग्जम्प्टेड में डील कर रहा था, फिर 1 तारीख को उसकी एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई, मतलब वो टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अब वो टर्नओवर भी काउंट करेंगे जो एग्जम्प्टेड थी, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्टेड टर्नओवर भी काउंट करते हैं। तो 42 लाख की टर्नओवर है तो वो लाइबल हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। यही बात आपकी यहां पे लिखी है। अगर आप एक बार आप चेक करोगे, देखो यहां पर सेम बात लिखी है। डन जी। एक बार फटाफट से आंसर रीड कर लो जी, एक बार इसका आंसर फटाफट से रीड करो जल्दी, इसका आंसर फटाफट से रीड कर लो। डन। सेक्शन कौन सा एक्सप्लेन करना है हमें? सेक्शन 22 एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 22 एक्सप्लेन करना है जिसके अंदर हमें 40 लाख के टर्नओवर नहीं, लाइबल 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 2 लाख पे क्यों बनेगा? लाइबल तो बनेगा जनवरी के बाद जो भी सप्लाई होगी उसकी सेल पे वो लाइबल हो जाएगा जी। जनवरी के बाद जो भी सप्लाई होगी उस पे वो लाइबल हो जाएगा, ये बात ध्यान देना जी। जनवरी के बाद जो भी सप्लाई होगी उस पे वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है ना। टर्नओवर 42 लाख है, लाइबल हो गया, लाइबल हुआ 1 जनवरी से, तो जनवरी के बाद जो भी सप्लाई करोगे उस टर्नओवर पे वो लाइबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। लो जी, इसका मुझे बताओ फटाफट से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर दो कि क्या ये पर्सन लाइबल है या नहीं है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना जी, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और मुझे बताना कि क्या ये पर्सन लाइबल बनेगा नहीं बनेगा जी। क्या ये पर्सन लाइबल बनेगा नहीं बनेगा? चेक करो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटरशिप, स्टार्टेड बिजनेस डीलिंग इन सप्लाई ऑफ बोथ एग्जम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स इन आसाम। Happy Trader has furnished the following detail relating to the sale made in the month of April 23. All amount are excluding GST. अब पहला वो कह रहा है इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स चार्जेबल GST 12% 15 लाख, इंट्रा स्टेट नॉन टैक्सेबल गुड्स 5 लाख, इंट्रा स्टेट सेल एल्कोहलिक लिकर 2 लाख, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टबैको 3 लाख। अब अगर कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर। दूसरा, एग्जामिन वेदर हैप्पी ट्रेडर इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विद रीजन फॉर द सेम। तीसरा, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन दिस केस। अब इस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जी? बताओ सारे बच्चे बताओ थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जी? सारे के सारे बच्चे बोल दो यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या निकल के आ रही है, फटाफट से बताओ जी, जल्दी बोलो क्या निकल के आ रही है। अच्छा लाइबल पहले बताओ यहां पे लिमिट कितनी है, यहां पे लिमिट कितनी है? बेटे तुम नालायकों वाली बातें कर रहे हो, तुम ना नालायकों वाली बातें कर रहे हो। इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, एक बात मेरे को सोच के बताओ। यहाँ पे हेलो भाई साहब इधर सुनो, टोटल टर्नओवर कितनी आ रही है? 15 5 20, 20 और 2 22 और 3 25, 25 लाख की टर्नओवर आ रही है। अब ये टबैको की सेल कर रहा है। अब तुम नालायक वलायक हो क्या? टबैको की सेल वाले केस में लिमिट 20 लाख की होती है। टबैको की सेल वाले केस में लिमिट 20 लाख की होती है। टबैको की सेल नहीं कर रहा, याद करो आपका मैंने पान मसाला, उसके बाद आइसक्रीम, टबैको, ब्रिक्स, तो टबैको वाले केस में तो लिमिट 20 लाख की है। अब 25 लाख की उसकी टर्नओवर हो चुकी है, तो 20 लाख से ऊपर है तो वो लाइबल बिल्कुल बनेगा ना भाई। 40 लाख की लिमिट क्यों लेके चल रहे हो? बच्चा कह रहा है सर उसने कहीं कहा तो है नहीं कि वो किस गुड्स की सप्लाई कर रहा है, वो तो मैं दे तो रहा है भाई। उसने यहां पे अल्कोहलिक लिकर वो जीएसटी से बाहर है, नॉन टैक्सेबल गुड्स जीएसटी से बाहर है, फिर उसने बोला ये गुड्स हैं बट साथ में टबैको भी है। तो अगर वो साथ में टबैको में भी डील कर रहा है तो लिमिट वो 20 लाख रुपए की लेके चलेगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। लिमिट वो 20 लाख रुपए की लेके चलेगा और टर्नओवर जो है वो 25 लाख रुपए की है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। पति को ईंटें मारो, बिल्कुल, बट यहां पे पति नहीं है, यहां पे एरिएटेड वाटर नहीं है। कॉम्पोजिशन वाले चैप्टर में 8 गुड्स होते थे, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में 7 गुड्स होते हैं। डन।
कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, देखो जी। अब यहां पे पढ़ लो क्वेश्चन नंबर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 27 भी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 भी मैं आपको बता देता हूं, ये आपका होमवर्क है। एक बार मेरे को सारे बच्चे बोलना, ये तो पता है ना कि आपको कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस में डील करते हो तो आप लाइबल नहीं होते, इतना तो पता है ना। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स और एग्जम्प्टेड सर्विस में डील करते हो तो आप लाइबल नहीं होते, ये बात तो पता है। अच्छा अगर आप एग्जम्प्टेड भी कर रहे हैं और टैक्सेबल भी कर रहे हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्टेड भी काउंट होती है और टैक्सेबल भी काउंट होती है, ये बात भी आपको पता है। तो बस अगर ये बात पता है तो दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 27। एक तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क दिया और एक क्वेश्चन नंबर 27 आपको होमवर्क दिया, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं जो आपने जरूर करने हैं जी। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे आओ, क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको टर्नओवर निकाल के बतानी है और क्या बताना है आपको, एग्रीगेट टर्नओवर बतानी है उसकी, और ब्रीफ द सुटेबल नोट्स। अगर कोई एजम्पशन लेनी है वो भी ले सकते हो, इस क्वेश्चन में बतानी पड़ेगी टर्नओवर कितनी है। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो, एक बार सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लो और मुझे बताओ टर्नओवर कितनी आएगी। सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो टर्नओवर कितनी आएगी, क्योंकि तुम इसके अंदर गलती करने वाले हो। क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ऊपर से पढ़ना, ऊपर से, ऐसे टर्नओवर मत निकालना, गलत निकालोगे 100%। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना, ऊपर से, नहीं तो गलत करोगे सारा। हाँ जी, बोलो जी, बोलो 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 बोलो। 69,52,000, 69,52,000 अभिषेक सिंघवी का आंसर है। ओके, 73 लाख, नेहा का भी 73 लाख आंसर है। ओके, और बताओ, 73 लाख नंदनी का आंसर है। और बताओ जी, 73 लाख सुमन का भी 73 लाख आंसर है। और बाकी सब बच्चे जी, बाकी सब बच्चे बताओ। 73 लाख, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का 73 आ रहा है और बहुत खुशी के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि सारे बच्चों का आंसर गलत है जी। सारे बच्चों का आंसर गलत है, एक सिंगल बच्चे का भी आंसर सही नहीं है, एक सिंगल बच्चे का भी आंसर सही नहीं है। इधर देखो ध्यान से, नालायको ध्यान से देखो आपने कहां गलती की है, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे एक बार चेक करना, क्वेश्चन पढ़ो। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, जेन पुट लिमिटेड इज ए डीलर इन गुड्स हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट नोएडा। ध्यान से पढ़ना, ठीक है, नोएडा यूपी, शूज आर लोकेटेड एट नोएडा यूपी एंड चेन्नई तमिलनाडु। A detail of various supply, both inward and outward supply undertaken by them during June 2023 quarter are given in the table below. वगैरह all the value given in the table are inclusive of GST, और GST कितने हैं जी, 2.5% CGST, 2.5% SGST, 5% IGST, मतलब उस वैल्यू में GST इंक्लूसिव है। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे मुझे आंसर देना, पहले मेरे को पहले पॉइंट की बात करो। एक्सपोर्ट वाले केस में तुम सब जानते हो एक्सपोर्ट वाले केस में टैक्स नहीं लगता, एक्सपोर्ट वाले केस में टैक्स नहीं लगता ना, तो इस वैल्यू को गलती से भी इंक्लूसिव मत मान लेना। तो पूरी की पूरी 20 लाख रुपए की वैल्यू लेके चलोगे, पूरी की पूरी 20 लाख रुपए की वैल्यू लेके चलोगे। उसके बाद फिर गुड्स सप्लाई टू SCZ, तुम सब जानते हो SCZ में अगर मैंने सामान बेचा तो SCZ में सामान बेचना भी क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट वाले केस में GST नहीं लगता, इट मीन इसको GST में इंक्लूसिव नहीं मानना। तो 15 लाख रुपए की वैल्यू को जोड़ दोगे, 15 लाख की वैल्यू को जोड़ दोगे। अगले पॉइंट पर आओ, फिर वगैरह सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर फ्रॉम लोकेटेड ऑफ द जॉब वर्कर एट लखनऊ। अब इस केस में GST इंक्लूड है, 2 लाख रुपए की वैल्यू है। अब 2 लाख रुपए, ठीक है, डिवाइड बाय इंट्रास्टेट है ना, तो डिवाइड बाय इंट्रास्टेट है, मल्टीप्लाई 105 और 100 से कर दो यहाँ पे जी। अब अगर मैं 100 से करूंगा तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देखो जी 2 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100,
तो वैल्यू आ रही है इसकी 1,90,476 आ रही, 19476 यहां पे निकल के आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। फिर आगे देखो जी, वगैरह सेल फ्रॉम चेन्नई शॉप इंटर स्टेट आपने सेल की है, 11 लाख रुपए की आपने सेल की है। अब अगर 11 लाख रुपए की सेल किया तो 11 लाख डिवाइड बाय अगेन 105 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी जी, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी यार है 10,47,619 इतनी वैल्यू आ रही है जी। ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं, यहां पे चेक करो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे वो यहां पे कहना चाह रहा है कि लोकल स्टेट, हाँ जी यहां पे कितना है, लोकल स्टेट एट नोएडा इंट्रा स्टेट है, 25 लाख रुपए की वैल्यू है। तो अगेन 25 लाख रुपए डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो चेक करना कितना आ रहा है जी, तो 25 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100 तो यार है 23,80,952 रुपए की वैल्यू आ रही है। फिर वो कह रहा है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेल्ड, भाई साहब गलती से टर्नओवर में काउंट मत कर लेना, ये तुम्हारी अवेल्ड है, मतलब ये तुम्हारी इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई तो टर्नओवर में आती नहीं है, इसको हटा दो। उसके बाद कमीशन पेड टू मिस्टर नगर सेल एग्जीक्यूटिव विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने कमीशन पे की है मतलब उसने आपको सर्विस दी है, तो ये भी आपकी इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई सेल में आती नहीं है जी, तो इन दोनों को यहां से बाहर निकाल दो। अब एक बार चेक कर लो आपकी टर्नओवर, देखो 20 लाख, यहाँ पे 15 लाख। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे जी नेक्स्ट पॉइंट में क्या निकल के आ रहा है, देन यहाँ पे आपने जीएसटी बाहर निकाल दिया जी, यहाँ पे इतनी वैल्यू इतनी वैल्यू इतनी वैल्यू, और इन दोनों पे जीएसटी नहीं है क्योंकि ये इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई पे कोई भी जीएसटी नहीं है, आपकी टर्नओवर इतनी आ रही है जी। एक सिंगल बच्चे का भी सही आंसर नहीं था, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है जी, मैं दोबारा बोल दूं, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो। डन, हाँ अब तो सही हो ही जाएगा, अब कोई दिक्कत थोड़ा है, अब तो सही हो ही जाएगा, अब तो मैंने आपको बता ही दिया। डन, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो जी, इसकी टर्नओवर निकालो सारे बच्चे, जल्दी से इसकी टर्नओवर निकाल दो फटाफट से, इसकी टर्नओवर निकालो फटाफट से जी, जल्दी कर दो फटाफट से। सेल एग्जीक्यूटिव मतलब जो सेल को ध्यान रखता है, सेल को गवर्न करता है, सपोर्ट करता है, हाँ जी। इसकी एग्रीगेट टर्नओवर निकालो, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी आएगी जी? अगर देख ले भाई, तू सब कुछ देख सकता है यार, तेरे को कोई रोक टोक थोड़ा है। जब मैंने दोपहर को रेगुलर बैच में कुछ बताया था, अब तू यहाँ पे भी पूछेगा तो मेरे बच्चे क्या उसका आंसर होगा बताओ, फिर तो ये बोलूंगा देख लो। जब ये चैप्टर हो जाएगा तब देखना ना, जब ये चैप्टर तुम्हारा हुआ ही नहीं है, वैसे टाइम पास करना तो बात एक अलग है। गुप्ता जी उसके लिए आपको आरसीएम की एंट्री आनी चाहिए, अगर आपको आरसीएम की एंट्री याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी टर्नओवर कितनी आ रही है? 32 लाख, गलत है जी, 32 लाख गलत है, 32 लाख वालों का आंसर गलत है, 35,40,000 भी गलत है, 32,40,000 आंसर आएगा नालायकों। इधर देखो ध्यान से, 8 लाख की ये आएगी, 4 लाख की आउटवर्ड सप्लाई है, एक्सपोर्ट आएगा 20 लाख का, आपका जीएसटी नहीं आएगा जी, कस्टम ड्यूटी आएगी क्योंकि कस्टम ड्यूटी का आईटीसी नहीं मिलता, कस्टम ड्यूटी आएगी, और ये जीटीए सर्विस है, अवेल है, इनवर्ट सप्लाई है, ये नहीं आएगी जी। तो टर्नओवर जो बनेगी वो बनेगी 32,40,000 रुपए की टर्नओवर बन रही है, ठीक है जी, 32,40,000 रुपए की टर्नओवर बन रही है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी, इसको लॉक कर सकता हूं जी, पक्का पक्का। कस्टम ड्यूटी तो आएगी ना भाई, कस्टम ड्यूटी आएगी, याद करो मैंने पहले भी कहा था, ऐसे कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ उसको वैल्यू में लेके आती है, तो उसको वैल्यू में लेके आएंगे जी, आंसर बनेगा 32,40,000 जी। तो एक बार यहां पे इसका आंसर देख लो, ये लो 32,40,000 पे इसका आंसर निकल के आ रहा है, 32,40,000 पे इसका आंसर निकल के आ रहा है। डन, क्या इसको लॉक कर देनी? पक्का पक्का। चलो तो अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 है,
ये क्वेश्चन नंबर 30 में मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये रिवोकेशन का है। याद है रिवोकेशन? सारे बच्चे बोलो रिवोकेशन वाला बताओ। रिवोकेशन, अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया तो क्या उसके बाद तुम रिवोकेशन की भी एप्लीकेशन डाल सकते हो? डाल सकते हो। कितने दिन में रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है? अगर आपको याद रहो, हमें रिवोकेशन की जो एप्लीकेशन है वो कितने दिन में रिवोकेशन की डालनी पड़ती है? तो 90 डेज में रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालनी होती है एज पर अमेंडेड लॉ। पहले 30 दिन का टाइम था, अब 90 डेज हो गया, और 180 डेज की एक्सटेंशन तुम्हें मिल सकती है रिवोकेशन वाले केस में। तो वही पॉइंट तुमसे पूछ रहे जी, वही पॉइंट तुमसे यहां पे पूछ रहे हैं कि रिवोकेशन वाले केस में एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर डालते हैं, वो पॉइंट उस क्वेश्चन के अंदर पूछा था जी। अब इसका मुझे बताओ फटाफट से जी, जल्दी बताओ। आप ये क्वेश्चन पूरा पढ़ो, आपको इसमें टर्नओवर निकालनी है, टर्नओवर कितनी है, और ये बताना कि वो लाइबल है या नहीं है जी। ये भी बताना है वो लाइबल है या नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करके मेरे को बता दो जी जल्दी। पहले टर्नओवर बताओ, फिर ये बताओ कि वो लाइबल है या नहीं है जी। फटाफट से बोल दो, फटाफट से, कि वो लाइबल है या नहीं है। टर्नओवर कितनी बन रही है? टर्नओवर कितनी आ रही है? टर्नओवर टर्नओवर कितनी आ रही है? 19 लाख की टर्नओवर आ रही है। अब बताओ लाइबल बनेगा नहीं बनेगा जी? नोट लाइबल। अच्छा नोट लाइबल क्यों? लिमिट कितनी है बताना एक बार, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है इसमें जी? सारे बच्चे बताओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम रटने वाले बच्चे हो, समझने वाले बच्चे हो। तुमने बोला नोट लाइबल, ठीक है, नोट लाइबल, नोट लाइबल समझ में आ गया। ये बताओ नोट लाइबल क्यों? आपने लिमिट कितनी मानी है उसकी? आपने लिमिट कितनी मानी है? फटाफट से बोल दो, लिमिट कितनी मानी है? लिमिट कितनी मानी है? 10 लाख की नहीं, 20 लाख की लिमिट मानेंगे। अच्छा 20 लाख की लिमिट क्यों मानी है? क्योंकि वो गुड्स में भी काम कर रहा है और सर्विस में भी काम कर रहा है। अगर वो गुड्स और सर्विस दोनों में काम कर रहे हैं ना, तो लिमिट 20 लाख रुपए की है। अगर वो गुड्स और सर्विस दोनों में काम कर रहे हैं तो लिमिट 20 लाख रुपए की यहां पे निकल के आएगी। बस ये पर ध्यान दो। तो ये भी आएगा, 7 लाख भी आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे 6 लाख भी आएगा, फिर 1 लाख भी आएगा, फिर 5 लाख भी आएगा। सारे के सारे लोग आएंगे तो टोटल मिला के आपकी सर्विस जो हो रही है वो 19 लाख रुपए की हो रही है, और गुड्स और सर्विस दोनों में काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। आपकी टर्नओवर 19 लाख रुपए है तो नोट लाइबल वाली कैटेगरी में आएगा जी। माधव आप एक बात बताओ, मणिपुर कहां पे है? मणिपुर कहां है? मणिपुर कहां पे है जी? अच्छा यहाँ तो मणिपुर भी है। ओ माय गॉड, हाँ 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 हाँ, ठीक है 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 ठीक है। बट ये अरे नालायक, बट यहाँ पे तो जो वो सप्लाई कर रहा है वो तो एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं ना। तो एग्जम्प्टेड गुड्स वाले केस में लिमिट थोड़ा 10 लाख की आएगी। ओए कौन है नालायक बच्चा? इधर सुनो ये ध्यान से। हेलो भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से, इधर सुनो। यहां पे वो एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है। अगर वो टैक्सेबल गुड्स होता ना, फिर लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख। एक बात मेरे को बताओ, याद करो, आपको मैंने आई थिंक रिवीजन क्लास के अंदर तो नहीं बताया था, बट जब मैंने कहा था कि एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं, अगर एक स्पेशल स्टेट है, एक अदर अपना नॉर्मल स्टेट है, तो लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख। बट अगर वो स्पेशल स्टेट में एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है, अगर वो स्पेशल स्टेट में एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है, तो गवर्नमेंट करी वहां तो एग्जम्प्टेड है, तो जब वहां पे एग्जम्प्टेड है, वहां पे वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा, उस केस में लिमिट 10 लाख पे रिड्यूस नहीं होगी, उस केस में लिमिट 20 लाख ही रहेगी। हां अगर यहां पे टैक्सेबल होता, फिर लिमिट जो है वो रिड्यूस हो जाती 10 लाख रुपए के ऊपर। उसने क्लियरली यहां पे बोला कि वो एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है तो लिमिट 10 लाख पे रिड्यूस नहीं होगी। बट मैं कह रहा हूं चाहे 10 लाख पे हो चाहे 20 लाख पे हो, ये नोट लाइबल है। बट हां लिमिट हमें सही लिख के आनी है। आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे टर्नओवर 19 लाख आ रही है, और उसने क्या बोला है? उसने बोला 20 लाख है और लिमिट रिड्यूस होगी 10 लाख रुपए की। वही बात बोली है जो तुम बोल रहे हो, वही बात बोली है उसने। फिर आगे वो क्या बोल रहा है? कह रहा बी एंटरप्राइज exempted supply Manipur a special category state the applicable threshold limit of B enterprise would remain 20 लाख रुपए। it is not liable to registered क्योंकि उसके टर्नओवर 20 लाख तक है। मतलब वहां पे वो एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है, इसलिए उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20 लाख रहेगी। बट अगर टैक्सेबल में डील कर रहा होता तो लिमिट 10 लाख की बन जाती। बस ये पर ध्यान दो।
क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अच्छा, पक्का पक्का, डन, लॉक कर दूं जी? सर 1 लाख वाला पॉइंट समझा दो। 1 लाख वाला पॉइंट में क्या दिक्कत है? आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाली हो चाहे रिवर्स चार्ज वाली, दोनों लेनी है। इनवर्ड सप्लाई अगर रिवर्स चार्ज वाली होती है वो नहीं लेनी होती, आउटवर्ड सप्लाई तो हमें सारी लेनी है। इंटरस्टेट सर्विस में कंपलसरी नहीं होता, नहीं नहीं जी, 20 लाख तक कोई कंपलसरी की रिक्वायरमेंट नहीं है सर्विस वाले केस में, ये बात ध्यान दो जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 32 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 32, बस 1-2 क्वेश्चन हमारे और बैलेंस बचे हैं जी। इंटरस्टेट सर्विस वाले केस में कंपलसरी नहीं होता लिमिट तक। इंटरस्टेट अगर गुड्स की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़ के, तब कंपलसरी होता है जी। तो भी सेम ट्रीटमेंट होता दीक्षा, तो भी सेम ट्रीटमेंट होता। अब देखो यहां पे जी, अब एक्स लिमिटेड है, एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट, द पर्टिकुलर इंट्रा स्टेट सप्लाई है फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। अब वो मध्य प्रदेश में 5 लाख, गुजरात 14 लाख, त्रिपुरा अब 12 लाख। अब बताओ त्रिपुरा बीच में आ गया जी। अब अगर वो त्रिपुरा बीच में आ गया, अब अगर त्रिपुरा बीच में आ गया तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर वो टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा है और त्रिपुरा बीच में आ गया तो लिमिट 10 लाख पे आ जाएगी। अब अगर लिमिट 10 लाख पे आ जाएगी तो अपने बोल दो जी, क्या वो लाइबल बनेगा? नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है वो लाइबल बनेगा जी। तो सारे बच्चे बोल दो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर कितनी आएगी जी? एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख की लिमिट है, टोटल टर्नओवर जो बन रही है वो 31 लाख की टर्नओवर बन रही है। तो अगर वो 31 लाख की टर्नओवर है तो वो लाइबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अब अगला अपने आप आंसर देना, कह रहा आपका आंसर अलग होगा अगर वो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करे त्रिपुरा। अभी ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, अभी के अभी बताया था मैंने आपको, ये पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था, अभी 2 मिनट पहले। अब देखो पेट्रोल और डीजल है, ये नॉन टैक्सेबल है। अब अगर मैं नॉन टैक्सेबल में डील कर रहा हूं त्रिपुरा में, फिर 10 लाख रुपए की लिमिट रिड्यूस नहीं होगी। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, फिर 10 लाख रुपए की लिमिट रिड्यूस नहीं होगी। वो तब होती है जब टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहे हो और ये नॉन टैक्सेबल है, तो लिमिट यहां पर रिड्यूस नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो, अब अगर लिमिट रिड्यूस नहीं होगी तो हमारी नॉर्मल फिर गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट होती है। आपके टर्नओवर 31 लाख रुपए है, तो आप क्या बनोगे? नोट लाइबल वाली कैटेगरी में आओगे। यहां पे टर्नओवर जो है वो 40 लाख मानी जाएगी जी। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है जी। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, पेपर के अंदर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है जी, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको फिर होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 33 भी आपका होमवर्क है। तो 7 होमवर्क हो गया, 27 होमवर्क हो गया और 33 क्वेश्चन जो है ये होमवर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे आओ, क्वेश्चन नंबर 34 बताओ, हमें एग्रीगेट टर्नओवर बतानी है और आपको बताना है कि वो लाइबल बनेगा या नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जी। अरे 3 क्वेश्चन होमवर्क हो गए, ध्यान रखना। और होमवर्क का मतलब ना, जैसे ही क्लास खत्म होगी आपसे रिक्वेस्ट है कर लेना, मतलब ऐसा ना हो कि होमवर्क का मतलब होमवर्क, वो गलत हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे क्लास खत्म होगी आपने तीनों के तीनों क्वेश्चन ट्राई करने, अगर कोई डाउट होगा आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। चलो सारे बच्चे मुझे आंसर दो, कितनी टर्नओवर निकल के आ रही है इसकी? बोलो टर्नओवर कितनी आ रही है? 17 लाख रुपए की। माधव कह रहा है 17 लाख रुपए की, 17 लाख, ठीक है। बस फिर यहां पे आउटवर्ड सप्लाई 4 लाख, एग्जम्प्टेड गुड्स 2 लाख, आउटवर्ड सप्लाई 5 लाख, आउटवर्ड सप्लाई 6 लाख, इनवर्ड सप्लाई तो आएगी नहीं जी। तो 6 5 11 और 2 13 और 4 17 लाख की टर्नओवर है। अब 17 लाख की टर्नओवर है तो वो नोट लाइबल वाली कैटेगरी में आएगा जी, क्योंकि गुड्स में डील कर रहा है तो गुड्स में 40 लाख की लिमिट होती है, 17 लाख की है तो ये नोट लाइबल वाली कैटेगरी में आ जाएगा जी, ठीक है। ये जो है वो नोट लाइबल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। गुड्स में डील कर रहा है, किस में डील कर रहा है? अरे सर्विस में भी डील कर रहा है, तो सर्विस में भी है और गुड्स में भी है, तो 20 लाख रुपए की लिमिट है, तो भी नोट लाइबल वाली कैटेगरी में आएगा। अगर गुड्स और सर्विस दोनों में डील कर रहा है तो 20 लाख की लिमिट है, टोटल टर्नओवर 17 लाख की है, तो भी नोट लाइबल वाली कैटेगरी में आएगा जी, ठीक है ना, क्योंकि गुड्स और सर्विस दोनों में डील करेगा तो 20 लाख की लिमिट है और टर्नओवर जो है वो 17 लाख रुपए की है, तो वो नोट लाइबल वाली कैटेगरी में आएगा जी। डन।
ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कंफर्म कह रहा हूं इसमें से इस बार के एग्जाम में लिख लो, तुम याद करोगे आज वाली क्लास को, 5 नंबर का कंफर्म एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। मुझे ये नहीं पता कौन सा मिलेगा, बट ये कंफर्म है कि इन्हीं में से तुम्हें एक क्वेश्चन 5 नंबर का देखने को मिलेगा जी। डन, चलो जी, बहुत बढ़िया जी। अब यहां पे आ जाओ जी। अब ये क्वेश्चन हमारे रजिस्ट्रेशन के थे, अब ये टीडीएस और टीसीएस वाले पॉइंट पर आओ जी। अब टीडीएस और टीसीएस में ना बस एक क्वेश्चन मेरे को करवाने वाला है, उसी में सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट, एक तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 8। बस ये दोनों क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए, तुम पेपर के सभी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, टीडीएस और टीसीएस वाले। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना जी, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, और कोशिश करो अगर तुमसे कुछ बन पा रहा है तो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, फटाफट से जल्दी पढ़ो यार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से पढ़ के मुझे आंसर दो, कोशिश करो आंसर देने की। टीसीएस का रेट अमेंड हुए, हाँ, टीसीएस का रेट टोटल 0.5 हो गया, 0.25, 0.25, 2300 रुपए का टीडीएस कटेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। वो कह रहा है मोहन ए रजिस्टर्ड पर्सन इन सलेम तमिलनाडु मेक्स एन इंट्रास्टेट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग 1357 इंक्लूसिव जीएसटी, और जीएसटी का रेट अच्छा इक्वल इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट में ली है, फिर जीएसटी का रेट 18% है, तो 13,57,000 रुपए में से पहले तो जीएसटी बाहर निकालो, 118 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटता, तो 13,57,000 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू आ गई 11,50,000 रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की है, तो अगर वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की है तो 2% टीडीएस कटेगा। अब इसका 2% निकाल लो, कितना आएगा? 23,000 रुपए का टीडीएस कटेगा। मतलब 23,000 रुपए का मतलब डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 11,500 रुपए का सीजीएसटी और 11,500 रुपए का एसजीएसटी, इतना टीडीएस कटेगा। 11,500 रुपए का सीजीएसटी और 11,500 रुपए का एसजीएसटी, हमारा इतना टीडीएस जो है वो इस वाले केस में कटेगा। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो। डन। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है टीडीएस और टीसीएस का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। बस अगर तुमने इसका आंसर दे दिया ना, फिर हमारा काम हो जाएगा। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे थे, सारे के सारे बच्चे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है यश, ध्यान से पढ़ना, यश शॉपर ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिव टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी लोकल अथॉरिटी एंड पर्सन नोटिफाइड 51। मतलब टीडीएस की बातें यहां पे हो रही हैं। अब ध्यान से पढ़ना चाहिए। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द रिसीवेबल गिवन बिलो। ठीक है, इंडिपेंडेंट केसेस हैं। एज्यूमिंग दैट पेमेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट values are made in 31st October, the rate of CGST, SGST, IGST may be assumed 6, 6 और 12%। अच्छी बात है। अब ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू पीएसयू लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन मुंबई, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 2,72,000 रुपए की है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 272 की है, तो 272 को सोच के कंफ्यूज मत होना, ये वैल्यू इंक्लूसिव है। और तुम सब जानते हो टीडीएस के लिए वैल्यू निकालते हैं जीएसटी को बाहर निकाल के। जब टीडीएस काटना होता है ना जीएसटी में, तो जीएसटी की वैल्यू कवर नहीं करते, तो क्या करोगे 2,72,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 100, तो यहां पे कितना आ गया जी 272
डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू कितनी आ गई है? वैल्यू आ गई 2,42,857। तो 2.5 लाख से कम है, तो अगर 2.5 लाख से कम है उस केस में टीडीएस यहां पे नहीं कटेगा। उस केस में जो है वो टीडीएस यहां पे नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया, अगले पॉइंट पर आओ। फिर एयर कंडीशनर की सप्लाई हो रही है जीएसटी डिपार्टमेंट को, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन दिल्ली। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 255 की है, एक्सक्लूसिव जीएसटी। ओ माय गॉड, अब एक्सक्लूसिव जीएसटी है। अब अगर एक्सक्लूसिव जीएसटी है तो 255 पे टीसीएस यहां पे टीडीएस जो है कटेगा। तो 255 पे अगर मैं 2% लगाऊंगा तो 5100 रुपए का टीडीएस यहां पे आएगा। ठीक है, और ये दिल्ली है। अब यहां पे दिल्ली है और वो कहां के रहने वाले हैं जी? अगर आप चेक करोगे वो जयपुर, तो जयपुर से दिल्ली, तो इंटर स्टेट सप्लाई, तो 5100 रुपए का टीडीएस जो कटेगा वो आईजीएसटी में कटेगा जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर है सप्लाई ऑफ जनरेटर, सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग सर्विस टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर। अब यहां पे जयपुर मतलब इंट्रा स्टेट, एग्जम्प्टेड नहीं है, और टोटल वैल्यू 3.5 लाख रुपए की है, इंक्लूसिव जीएसटी है। अब अगर इंक्लूसिव जीएसटी है तो 3.5 लाख डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया जी? तो 3.5 लाख डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 100, तो आ गया 3,12,500। 2.5 लाख से ऊपर है तो इसका 2% आप काट लोगे जी, तो टीडीएस जो कटेगा 6250 रुपए का टीडीएस कटेगा। ये आंसर आएगा जी। तो टीडीएस वाले केस में ना कुछ खास है नहीं वैसे। ठीक है जी, टीडीएस वाले केस में कुछ खास है नहीं। यही 2 गिने चुने क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। देखो पहले का तो आंसर यहां पे नील बनेगा। नील क्यों बनेगा? क्योंकि वैल्यू 2.5 लाख से कम है। दूसरे का आंसर क्या बनेगा? 5100 रुपए आईजीएसटी लगेगा, ये आंसर निकाल के। तीसरे का आंसर देखो री 3125, तो इतना टीडीएस हमें काटना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये मोटी मोटी बातें आपकी टीडीएस और टीसीएस में आती हैं। बस एक पॉइंट और ध्यान देना, आपको टीडीएस नहीं काटना। ना 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 ना, इंटर स्टेट में नहीं। ना ना, गलत कह रहे हो विशाखा, बिल्कुल गलती। ये बहुत बड़े बच्चों की प्रॉब्लम होती है। इंटर स्टेट में टीडीएस कटता है, बिल्कुल कटता है। अब सुनो टीडीएस कब नहीं कटता, सुनो टीडीएस कब नहीं कटता, ये दिमाग में घुसा लेना। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों सेम स्टेट में है, और लोकेशन ऑफ रिसीवर अगर डिफरेंट स्टेट में है, तब नहीं कटता जी। मैं दोबारा बोलूंगा, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये सेम स्टेट में है, रिसीवर दूसरी स्टेट में है, तब टीडीएस नहीं कटता। ये पॉइंट मैंने तुम्हें रिवीजन क्लास के अंदर भी अच्छे से बताया था, क्योंकि मुझे पता था तुम यहां पे गलती करोगे जी। तो ये बात ध्यान देना प्लीज, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होना चाहिए, रिसीवर दूसरी स्टेट में हो, तो फिर गवर्नमेंट करी टीडीएस नहीं कटता। अब एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो इंटर, ये इंटर थोड़ा है, ये तो इंट्रा है। सप्लायर और पीयूएस सेम स्टेट में है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंटर कैसे हो गया जी? तो ये बात ध्यान देना। सर इसमें एग्जांपल दे दो, लो भाई एग्जांपल ले ले। सप्लायर दिल्ली का, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है, और रिसीवर तेरा हरियाणा का है, तो जब पेमेंट करनी होगी तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा जी, उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है। ये सिर्फ ये एक कंडीशन है। अगर इसके अलावा मान लो सप्लायर दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो हरियाणा है, ठीक है, और रिसीवर भी हरियाणा का, तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस ना कटने की बस एक कंडीशन है कि सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो, रिसीवर दूसरी स्टेट में हो, तब टीडीएस नहीं कटेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर 27 नहीं हो रहा, तूने होमवर्क अभी कर भी लिया, बीच में ही कर लिया? चलो एक बार सारे बच्चे होमवर्क करेंगे, उसमें कोई डाउट आएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो अब एक बार यहां पे आ रहा हूं फटाफट से जी। अब यहां पे देखो, अब रिटर्न के कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन है छोटे छोटे, ठीक है। रिटर्न के चैप्टर के अंदर भी खास कुछ है नहीं, वैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो खास ऐसा कुछ लगा नहीं है, थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर कुछ खास देखने को, मुझे मतलब मजा सा नहीं आया कि हाँ भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, को देख के दिल खुश हो गया, ठीक है। बच्चों वाले क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, यहां पे एक बार क्वेश्चन नंबर यहां पे 1 देख लो जी। यहां पे देखो वो कह रहा है रेगुलर टैक्स पेयर है, डिड नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। अब बताओ उसने कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं की, तो क्या जीएसटीआर 3 भी भरना जरूरी है? जल्दी बोलो फटाफट से। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास सर मॉडल टेस्ट, बेटे मॉडल टेस्ट पेपर जब जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जी।
जल्दी बताओ फटाफट से जो, क्या उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी? ऑब्वियस बात है कि नील की रिटर्न भरनी पड़ेगी जी। और नील की रिटर्न जो है वो एसएमएस के थ्रू भी भर सकते हो, वो एसएमएस के थ्रू भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहां पे एक बार क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन नंबर आ गया 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बंदे की टर्नओवर 30 लाख है और वो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भरना चाहता है, तो वो तुमसे एडवाइस मांग रहा है, क्या वो कर सकता है? कर सकता है। याद करो, अगर वो क्यूआरएमपी स्कीम ले लेगा तो उसकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक होगी प्रीसीडिंग साल में, तो वो क्यूआरएमपी स्कीम ले लेगा। तो अगर वो क्यूआरएमपी स्कीम लेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भरना पड़ेगा, अगले क्वार्टर की 13 तारीख या उससे पहले, अगर आपको याद आ रहा हो, अगले क्वार्टर की 13 तारीख या उससे पहले। बट हां, हर महीने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, अगर आईएफएफ, उसमें उसको इनवॉइस अपलोड करने पड़ेंगे। तो आईएफएफ के थ्रू उसको इनवॉइस अपलोड करने पड़ेंगे। जीएसटीआर 1 जाएगा वो क्वार्टरली जाएगा और अगले क्वार्टर की 13 तारीख या उससे पहले उसको जीएसटीआर 1 भरना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है, तो बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो ऑप्ट करेगा क्यूआरएमपी स्कीम तो क्वार्टरली भी कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक बार इसका आंसर एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा सारा। अब यहां पे एक बार पढ़ना जी। अब यहां पे वो कह रहा है, एक कल पेश है, registered dealer in Kerala paying tax under composition scheme from 1st April. However, he opt to pay under regular scheme 1 December. Is he liable to GSTR 4 for the month of November? Obvious सी बात है, yes. अब एक बात मेरे को बताओ, अगर वो रेगुलर स्कीम 1 दिसंबर से आ रहा है तो भैया नवंबर तक की जो रिटर्न है उसकी कॉम्पोजिट स्कीम में जाएगी ना भाई। अप्रैल से नवंबर तक उसने कॉम्पोजिट स्कीम ली, 1 दिसंबर से वो रेगुलर स्कीम में आ गया, तो 1 दिसंबर के बाद की जो रिटर्न होंगी वो रेगुलर स्कीम में जाएंगी, 1 दिसंबर से पहले की रिटर्न जो होंगी वो कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर जाएगी। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है जी। तो उसने लिखा है जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर सिंस ही वाज पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो नवंबर के महीने की रिटर्न जो होगी वो जीएसटीआर 4 ही जाएगी। 1 दिसंबर के बाद की जो रिटर्न होंगी वो नॉर्मल रिटर्न जाएंगी। बस ये पर ध्यान दो। और कब भरनी है? एनुअल भरनी है। और एनुअल रिटर्न भरने की डेट क्या होती है? 30 जून हमारी एनुअल रिटर्न भरने की डेट है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। नहीं, उसके बाद देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहे जी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने जीएसटीआर 3 भी नहीं भरी जून के लिए, बट जुलाई के लिए वो जीएसटीआर 3 भी भरना चाहता है पगली, पागल है, पागल है, बड़े 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 होए, वो बताओ ऐसा कर सकता है क्या वो? याद है अगर मैंने क्या कहा था, पिछले कंप्लायंस पूरे नहीं किए तो अगले कंप्लायंस भी नहीं कर सकते। अब उसने पिछले महीने की जीएसटीआर 3 भी नहीं भरी, क्या इस महीने की जीएसटीआर 3 भी भर सकता है? मतलब ही पैदा नहीं होता। इस महीने की वो जीएसटीआर 3 भी नहीं भर सकता क्योंकि पिछले कंप्लायंस उसके पूरे नहीं हैं। स्वाहा स्वाहा। अब यहां पे देख लो, ये क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो फटाफट से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। अरे कल का पता है ना, कल क्या करना है? कल, हाँ जी, कल कौन से क्वेश्चन करने हैं? कल क्वेश्चन करने हैं एग्जम्पशन के जी। कल क्वेश्चन करने हैं एग्जम्पशन वाले चैप्टर के, कल हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना? तो कल करने हैं एग्जम्पशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर हम करेंगे मास्टर क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया, तुम्हारे दिमाग की नसें ना खोल दी ना मैंने। इस बार मैंने ठान रखा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो मैंने इस बार ठान रखा है, तुम्हारा पास होने का मन हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट मुझे तुम्हें पास करवाने के लिए पूरी जान लगानी है। बाकी तुम्हारे ऊपर है जी, बाकी तुम्हारे ऊपर है। मेरे पापा मुझे हमेशा एक बात कहते हैं, विवेक कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा। पता कई बार ऐसा होता, क्लास लेने का मन बिल्कुल नहीं करता और पूरे शरीर में ना दर्द हो रहा था, कसम लगे। मेरे लास्ट 10 मिनट पहले भी ये था कि आज मैं क्लास छोड़ देता हूं, एक क्लास ऑफ करता हूं। फिर ना मन में एक विचार आता है, क्यों ऑफ कर देता हूं? जो सामने इतने सारे बच्चे, मान लो जितने बच्चे भी लाइव आ रहे हैं, उनका भी तो करियर है ना, वो भी तो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यार गाबा सर आएंगे, 3 चैप्टर के क्वेश्चन करवाएंगे। बात समझ रहे हो? मतलब जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ये तुम्हें ठानना पड़ेगा, तब जाके तुमसे काम होगा सर। नहीं तो दिल तो कहता है सो जा, दिल तो कहता है थोड़ा और आराम कर ले, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। ये कहानियां चलती रहती हैं, तो उसको मनाना पड़ता है। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब ये बताओ जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 पता क्या है? वो कह रहा है एक सीए है, हाँ जी, कह रहा है एक सीए है,
अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो एक सीए प्रैक्टिस कर रहा है, जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या प्रैक्टिस करने से वो प्रैक्टिशनर बन जाएगा? सोच के बोलना। याद है जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बनता है? जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए अलग से एनरोलमेंट करवाना पड़ता है। अगर अलग से एनरोलमेंट करवाना पड़ता है, तो मैं सीए हूं, मैं सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूं, जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो क्या मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाऊंगा? क्या आंसर इज नो। ऐसा मतलब ही नहीं होता। उसके लिए मुझे अलग से एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, चाहे मैं सीए हूं, चाहे मैं सीएस हूं, चाहे मैं सीएम में हूं। भाई मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, तब जाके मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर बनूंगा। उसके बिना प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता। तो ये वही कहानी यहां पे लिखी हुई है। ये वही कहानी यहां पे लिखी है। चाहे तुम सीए इन प्रैक्टिस हो, आपको फॉलो करना पड़ेगा पूरा का पूरा प्रोसेस, तब जाके जीएसटी प्रैक्टिशनर बनोगे। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे आओ जी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहे कंपनी वाइंड अप हो गई, एक कंपनी वाइंड अप होगी, उसके टैक्स कंसल्टेंट ने उसको सजेस्ट किया कि या तो तू एनुअल रिटर्न भर दे या फाइनल रिटर्न भर दे। कौन है टैक्स कंसल्टेंट? कौन है? हेलो भाई साहब, ओए कौन है एनरोल, कौन है ये टैक्स कंसल्टेंट? कौन है इसका? भाई मुझे इस बंदे से मिलवाओ। ना 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 ना, मुझे इस बंदे से मिलाओ। पागल वागल है क्या? मतलब बिजनेस वाइंड अप हो गया तो भाई एनुअल रिटर्न अलग रिटर्न है, फाइनल रिटर्न अलग अलग रिटर्न है। फाइनल रिटर्न जाती है कैंसिलेशन पर, और वो फाइल होती है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। और फाइनल एनुअल रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर को जाती है। दोनों रिटर्न भरनी पड़ेगी। ये क्या मतलब हुआ? तू ये कर या वो कर। पता नहीं कौन कंसल्टेंट है, मेरे पास आता, मैं इसको बताता। पता नहीं लोग कहां कहां चले जाते हैं, उनको पता नहीं क्या गाबासन है? कहीं भी जाके कंसल्ट कर लेंगे। हाँ, जहां पे टैक्स के मैटर बड़े होते हैं वहां पे गाबासर खड़े होते हैं। बात समझना मेरी ध्यान से। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बात बस यहां पे लिखी है कि दोनों रिटर्न भरने जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। डन। चलो तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए, वो तीनों आपने, 3 है ना, 3 कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए जी? कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए फटाफट से बताओ जी। हाँ क्या बात है? कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क है? 3 है ना? हाँ, 7, 17 और 33। ठीक है, ये तीनों आपने करके आने अच्छे, ये तीनों आपने करके आने अच्छे से। ठीक है, फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम अपना कल वाली क्लास में। ठीक है, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू जी।